नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बिलाईगढ़ का जिक्र करेंगे, जहां 3 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर संतोष टंडन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर ने इलाज के लिए आई एक बुजुर्ग महिला के पर्चे में लिखा था कि चर्च चले जाओ। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस भेजने की सिर्फ बात कही, अभी तक उस बात पर अमल नहीं हो पाया। डॉक्टर को अब तक नोटिस नहीं भेजा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव का यह पूरा मामला था। बीते दिनों ये पूरी जानकारी सामने आई, जिसमें एक डॉक्टर ने बीमार बुजुर्ग महिला का उपचार किया, पर्चे पर कुछ दवाइयां लिखी, साथ ही ये भी लिख दिया कि रविवार को चर्च जाएं। इसके बाद बवाल बढ़ा। शासकीय पद पर पदस्थ एक डॉक्टर की तरफ से ऐसा लिखा जाना चिंताजनक। उसके बाद अधिकारियों की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि कार्रवाई होगी, नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक डॉक्टर संतोष टंडन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी से भी जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर नोटिस भेजने की बात हुई तो फिर लेट लतीफी क्यों? 3 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर संतोष टंडन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना होना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। क्या अधिकारियों की मिली भगत भी इस पूरे मामले में रही? इस पर भी अब संशय बढ़ने लगा है, क्योंकि डॉक्टर संतोष टंडन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बिलाईगढ़ का ये पूरा मामला, जिसमें बीते दिनों एक बुजुर्ग महिला के पर्चे पर शासकीय पद पर पदस्थ डॉक्टर ने ये लिख दिया कि रविवार को चर्च चले जाओ। डॉक्टर की तरफ से ऐसा लिखा जाना गंभीर था, वो भी तब जब शासकीय पद पर पदस्थ ये डॉक्टर हैं। धर्मांतरण को साफ तौर पर नकार रहे थे वीडियो में, लेकिन ये भी कहा था कि सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर मैंने ऐसा लिखा। सही है योगेश, इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। योगेश, पूरा मामला भी विस्तार से समझाइए और कार्रवाई में लेट लतीफी क्यों? इसकी क्या वजह अभी तक अधिकारी ने बताई है? योगेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम संपर्क करेंगे योगेश से, विस्तार से जानकारी भी लेंगे कि क्या स्टेटस है फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर। फिलहाल ये पूरा मामला आप समझिए, किस तरह से एक शासकीय डॉक्टर की तरफ से ये कह दिया गया कि पर्चे पर दवाइयां लिखी हैं, साथ ही साथ रविवार को चर्च चले जाओ, ये सलाह भी उनकी तरफ से दी गई। व्यक्तिगत बोल रहे थे इस पूरी बात को, वो धर्मांतरण की बात को भी नकार रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र था तो कई सारी आशंकाएं भी बढ़ती हुई। और इधर माओवादियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम देते हुए कांकेर और राजनांदगांव में तेंदुपत्ता के फड़ को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की इस घटना में जहां गरीब ग्रामीणों की मेहनत जलकर खाक हो गई है, तो वहीं माओवादियों ने मौके पर एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाई जाने की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राशि बढ़ाए जाने की मांग तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तेंदुपत्ते के फड़ में आग लगाना कितना जायज है? ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। कांकेर और राजनांदगांव की घटना आप देखिए, जिसमें नक्सलियों ने आग लगाई है तेंदुपत्ते में, साथ ही साथ एक पर्चा भी फेंका है और उस पर्चे में ये मांग की गई है कि इसकी रेट बढ़नी चाहिए। रेट बढ़नी चाहिए, ये मांग जायज, लेकिन इस तरह से गरीबों की मेहनत को आग के हवाले कर देना बिल्कुल जायज नहीं। यही प्रश्न अब उठता है कि कार्रवाई करवाने का और इस तरह से मांगों को पूरा करवाने का ये कैसा तरीका? तो माओवादियों की तरफ से एक बार फिर से इसी तरह से कायराना करतूत को अंजाम दिया गया। कांकेर राजनांदगांव में दोनों जगह एक साथ इस तरह की घटना हुई। कांकेर की खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलियों ने तेंदुपत्तों में आग लगा दी है और तेंदुपत्ते के फड़ में माओवादियों की तरफ से आग लगाई गई, साथ ही साथ एक पर्चा भी फेंका गया। तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाए जाने की मांग करते हुए यहां पर भी आग लगाई गई है। आगजनी से इलाके में खौफ का माहौल भी। कांकेर के गोंडाहोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आप देख रहे हैं ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई। अपनी मांगों को मनवाने के लिए माओवादी अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार वाहनों में आवाजाही आगजनी की माफ कीजिएगा जानकारी सामने आती है, लेकिन अब देखिए तेंदुपत्ता की राशि बढ़ाए जाने को लेकर ये मांग रखी गई है और इस मांग को पूरा करवाने के लिए ग्रामीणों में भी खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तेंदुपत्ते के फड़ में आग लगा दी, राजनांदगांव में भी इस तरह की घटना और कांकेर में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। नक्सली अपनी मांगों को रखने के लिए अक्सर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं और एक बार फिर से उसी तरह से नक्सली अपनी सक्रियता दर्ज कराते हुए। हालांकि आए दिन लगातार नक्सली के सक्रियता की सूचना सामने आ रही है, जो कि अब पुलिस जवानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती। हालांकि सुरक्षा बल भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में तैनात रहते हैं।
कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों तक नक्सली ना पहुंचे और नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पुनः नारकोम अभियान, जिसके तहत कई सारे नक्सली सरेंडर भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये देखिए, तेंदुपत्ते के फड़ में आग लगाई गई। ये मांग रखी गई कि तेंदुपत्ते की रेट्स बढ़ाई जाए और इसी के लिए गरीबों द्वारा, लोगों द्वारा इकट्ठी की गई इस फड़ में नक्सलियों ने आग लगाई। और अब राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, यही जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। एक तरफ कांकेर की ये घटना, राजनांदगांव से भी यही खबर जिसमें नक्सलियों ने तेंदुपत्ते के फड़ में आग लगा दी है। 3 समितियों ने तेंदुपत्ता जमा कर रखा था और माओवादियों ने 1 दर्जन फड़ में एक साथ आग लगा दी। एडमा, हुडकल और हुरेली समितियों के फड़ में आग लगाई गई है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें राजनांदगांव से सामने आई हैं। 3 समितियों ने यहाँ पर तेंदुपत्ता जमा करके रखे थे, लेकिन तेंदुपत्ता की रेट बढ़ाने को लेकर ये पर्चा छोड़ा गया और साथ ही साथ तेंदुपत्ता के फड़ में नक्सलियों ने आग लगा दी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर इस पर्चे में लिखा है कि भूपेश बघेल सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि तेंदुपत्ते की रेट बढ़ाई जाए। सही, राकेश ज्यादा जानकारी देंगे। राकेश, क्या कुछ हुआ है राजनांदगांव में? जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि तेंदुपत्ता के लगभग 1 दर्जन से अधिक फड़ में नक्सलियों ने आग लगा दिया है, इन्हें आग के हवाले कर दिया है और वहां पर्चे भी फेंके गए हैं, जिसमें नक्सलियों ने इस जो आरकेवी डिवीजन है, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर जो डिवीजन है, उसने इस घटना की जवाबदारी ली है, इस घटना को अंजाम दिया है। और उनका कहना है कि तेंदुपत्ता के जो रेट हैं वो बढ़ाए जाए और जब तक रेट नहीं बढ़ेगा यह जन आंदोलन नक्सलियों का जारी रहेगा। और ग्रामीणों से भी नक्सली अपील कर रहे हैं और यहाँ बैनर पोस्टर मिले हैं और जो फड़ होता है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के एडमा, हुड़कम, हुरेली, ये 3 समितियां हैं। यहाँ पे इनको जो 3 समिति हैं वहाँ लगभग 1 दर्जन से अधिक फड़ था, उसे आग के हवाले नक्सलियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां आज सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा निकलेगी। आज घेराव करने की रणनीति के साथ ही साथ मेरिट लिस्ट पर बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए गए उन्हें और मुखरता के साथ सरकार के आगे रखने के लिए बीजेपी की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। नेताओं और अफसरों के बच्चों के चयन का गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव का ऐलान भी कर दिया था और अब इसी ऐलान के तहत प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छात्र आज एक साथ घेराव के लिए निकलने वाले हैं, क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी के जो नतीजे निकले हैं उन नतीजों को लेकर लगातार जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी खासतौर पे आरोप लगा रही है कि इसमें जो चयन में है गड़बड़ी की गई है और उन्होंने जो है अभ्यर्थी जिन लोगों के चयन हुए हैं उनके नाम दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों के चयन हुए हैं जिनके जो पेरेंट्स जो है वो राजनेता है, उद्योगपति हैं या फिर जो सीजीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका भी नाम उनके रिलेटिव हैं। तो इस पर जो है वो लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो पीएससी दफ्तर का घेराव करने जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की जो बीजेपी के शासनकाल में चयनित हुए थे और उनमें जो है वो 3 जो पीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, तीनों के जो बच्चे हैं वो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के लिए चयनित हुए थे। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के समय तो सीधे जो है उनके बच्चे चयनित हुए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस दिन बयान दिया था कि किसी राजनेता का बेटा होना, किसी कारोबारी का के परिवार से संबंधित होना या फिर जो है वो किसी अफसर से संबंधित होना कोई अपराध नहीं है और अगर लगता है गड़बड़ी है तो कागज पे बात किया जाए, फैक्ट पे बात किया जाए और कागज जो है वो सामने रखे, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी बार बीजेपी का कहना है कि आप सरकार में हैं तो हम कागज कैसे दें, आप तथ्यों को पता लगाइए और जांच कराइए। तो
तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरफ जो है वो वार प्रतिवार हो रहा है। और आज कल भी जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ पीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए जाएगी। करीबन 12 बजे जो है ये घेराव किया जाएगा और ऐसा दावा है कि जो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां 21 मई को भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। पाटन में आयोजित होगा भरोसे का सम्मेलन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। ग्राम सांकरा में कार्यक्रम की तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज सीएम भूपेश बघेल भी पाटन पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में खड़गे का ये पहला दौरा और इसी वजह से उनके आगमन को लेकर भी तमाम विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसी आशंका के तहत तैयारियां पूरे जोरों शोरों से होती हुई आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचेंगे, जायजा लेंगे तैयारियों का। और सरगुजा वासियों को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। अंबिकापुर के दरिमा में बने मां महामाया एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम पहुंची थी। डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण और टेस्टिंग की। इसके बाद टीम सरगुजा से रवाना हो चुकी है और इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर ने बताया है कि डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट के काम में कोई खास कमी नहीं बताई और ऐसे में जल्द ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। लाइसेंस मिलते ही लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बहुत कोई मेजर कोई फ्लॉ या मेजर कुछ चीज़ जो जिससे कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बहुत बाधा आएगी, ऐसा डीजीसीए की टीम ने ऐसा कुछ नहीं बताया है फील्ड पे। एक बार लिखित में उनके जो भी इंस्पेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद ये हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितने पॉइंट्स पे आए और कितने पे हमको कंप्लायंस करना है। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां निगम के कांजी हाउस की पोल खुल गई है। कांजी हाउस में मवेशियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। भूख से 2 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का निराशाजनक रवैया अब सामने आया। अधिकारी और जनप्रतिनिधि चारा पानी का व्यवस्था इंतजाम नहीं कर रहे। सहयोगी श्रीनिवास का हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, क्या स्थिति है यहाँ पर और क्यों जनप्रतिनिधियों की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जा रहा? हर बार जो पीएससी का देखिए, पूरा मामला परपा के काजी हाउस का है, जहां पर 3 दर्जन से भी अधिक मवेशियों को रखा गया है। और अभी इस दौरान जो जिले में लंपी वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसके चलते मवेशियों को क्वारंटाइन के लिए काजी हाउस में रखा गया है। कुछ पालकों के भी मवेशियों को भी वहां भी रखा गया। जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां देखा कि लगातार जो मवेशी है वो भूखे हैं, उनको दाना पानी चारा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले 2 मवेशियों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद मवेशियों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही उनको खाना देने वाला है। ऐसे में जिम्मेदार जो अधिकारी है निगम के और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो बताया जा रहा है कि जो कांजी हाउस के लिए एक टेंडर की प्रक्रिया की गई थी और ठेकेदार को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ठेकेदार बिल्कुल मवेशियों को ध्यान नहीं दे रहा। देखना होगा कि अब अधिकारी इस ओर कब तक संज्ञान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे क्राइम की खबर की। एक बंगले में 3 लाशों का राज दफन है। जिस घर में रहने वाले प्रिंसिपल, उनकी पत्नी और बुजुर्ग वहां रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। तीनों का कत्ल घर में ही हुआ था। तीनों की लाश घर के बाथरूम में छिपी गई थी और इसे 3 दिन तक हत्यारा सैनिटाइजर डालकर जलाता रहा। पूरी कहानी देखिए। बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। बंगले में ट्रिपल मर्डर, माँ बाप का कातिल वो, दादी का हत्यारा भी वो। तीन दिन तक वो लाश जलाता रहा। तीन कत्ल के बाद हत्यारे बेटे ने की शॉपिंग।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए ट्रिपल मर्डर। रिश्तों का खलनायक। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से 3 लाशों का राज कैद था। जिस घर में प्रिंसिपल प्रभात भोई अपनी पत्नी और मां के साथ रहते थे, जिस घर में उनका बेटा उदित भोई भी रहता था, जिसने अपने मम्मी, पापा और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महासमुंद के सिंघोड़ा थाना इलाके के पटका गांव में शिक्षक दंपति और उनकी मां की रहस्यमयी गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। पुलिस इस गुमशुदगी के केस की जांच कर रही थी। इधर प्रिंसिपल प्रभात के मोबाइल से उनके बेटे और रिश्तेदारों को मैसेज आ रहा था कि वो ठीक हैं और जल्द ही आ जाएंगे। सवाल था कि आखिर तीनों कैसे लापता हो गए। 3 दिन तक ये रहस्य ही था। तभी घर से आ रही बदबू ने वो राज खोला जो रोंगटे खड़े करने वाला है। उदित भोई नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है। उसने अपने माता पिता और दादी की हत्या की है। उसी संबंध में हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसने दिनांक 12/5 को थाने पे सूचना दी थी कि मेरा पिता जो प्रिंसिपल है वो अपने इलाज हेतु कहीं गया है, जो लौट के नहीं आया है। इस पर से पुलिस ने गुमशुदा करके जांच स्टार्ट की थी। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक का जो मोबाइल है वो उसके गांव में और घर के आसपास ही एक्टिव है। तो पूछताछ करने पर पाया कि ये लड़का ही उसको मोबाइल को उपयोग कर रहा है। घर के बाथरूम के पीछे 3 लाशें थीं, जिन लाशों को रोज जलाया गया, धीरे धीरे सैनिटाइजर डालकर। घर में खून के धब्बे भी थे, जिसे कातिल फिनाइल से साफ करता रहा। हत्यारे का नाम सुनेंगे तो यकीनन आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रिंसिपल प्रभात के बेटे उदित ने अपने पिता को मारा, फिर मां और फिर दादी को मारा। रात में सोते वक्त हॉकी की स्टिक से उसने पिता की हत्या की। आवाज सुनकर मां जागी तो मां को भी मार डाला। और उसके बाद हत्या का राज रहे तो तीसरा नंबर था दादी का। इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और गाँववासियों से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। 2000 रुपये लेके इसको मारपीट और झगड़ा हुआ था, उसी के लिए इसने अपने माता पिता की हत्या की है। सबसे पहले इसने पिता को हॉकी से मारा, इसके बाद उसकी माँ उठ गई तो माँ को भी मारा और फिर अपनी दादी को मारा। घर के बरामदे में ये शैतान माँ, बाप और दादी की लाश को जलाता रहा और पिता के मोबाइल से भाई को मैसेज करता रहा, जिससे इस पर कोई शक ना कर सके। तीनों को मार के पीछे बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। तो इस प्रकार ही इसने हत्या की है और इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है धारा 302, 201 के तहत। इसका वहशीपन और हैवानियत तो देखिए, जिसने 3 कत्ल के बाद शॉपिंग की, नया पलंग खरीदा, नया एसी, अलमारी, मोबाइल तक खरीदा। हत्यारा बेटा पिता के पैसों पर ऐश करता रहा। रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। उसके भाई से बुला के पूछताछ की थी तो भाई को इसने उसी मोबाइल से, मृतक की मोबाइल से खुद से मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ। दरअसल इस दरिंदे उदित को बुरी चीजों की लत थी, जो बार बार ये कहता था पिता मर जाएगा तो उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। वारदात वाली रात महज 2000 रुपए के लिए इस जल्लाद ने रिश्तों का कत्ल कर डाला। महासमुंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।